नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि आज सुबह की बात है, भारत के इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था हमारे पार्लियामेंट के अंदर। इसको लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास इसको टेबल किया गया था और भारत की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के अंदर पेश करवाया गया था। इसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स के बारे में इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं एंड वी विल डिस्कस अबाउट कुछ चीजें जो कि बहुत ही प्रमुख तौर से हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि हमारे आर्थिक सर्वेक्षण या फिर आर्थिक समीक्षा के द्वारा यहां पर कही गई हैं। शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग खुद से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाला आपके सामने हमने जो वेबसाइट बताया हुआ है indiabudget.gov.in/इकोनॉमिक सर्वे, इस पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, इसके सारे के सारे जो आपको चैप्टर वाइज यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे पहले अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया गया है। चैप्टर वाइज भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो उसको पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर जो यहां पर ये बताया गया है, डाउनलोड द इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप लोग हिंदी में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो हिंदी का भी आपको चैप्टर वाइज यहां पर लिंक्स अवेलेबल करवाए गए हैं, इसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगेन अगर पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया है आर्थिक समीक्षा, आप इसको सिंगल पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या मेजर पॉइंट्स जिसको लेकर सर्वे यहां बात करता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस पूरे सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, सेशन के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इसके साथ ही में अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज anirudh15a। ऑल्सो एक और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है। पहली बार अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। नॉर्मली 10% का होता है, लेकिन इस बार 20% का ये वाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। 1 साल का जो प्राइस है कॉम्बो का वो 49,000 का है, 1.5 साल का प्राइस 56,000 का है और 2 साल का प्राइस दोस्तों 69,000 का आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर आप लोग ANI UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ऑल राइट, बिफोर आई स्टार्ट एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा कि वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की और कल हम लोग बजट की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि इंडिया ने रिसेंटली अपने इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज CEA, इनको रिसेंटली बदला है। जो नए भारत के CEA हैं इनका नाम है V अनंत नागेश्वरन। मैं चाहता हूं कि आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके पहले जो हमारे CEA थे वो कौन थे। ऑल राइट, कमिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि मैंने बताया भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था ऑन जनवरी 31, जो कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी की जो स्टेट है उसको बताती है बिफोर हम लोग गवर्नमेंट के बजट को पेश करते हैं। आपको मालूम होगा गवर्नमेंट का जो बजट है वो कल पार्लियामेंट के अंदर ही पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे कुल मिला के 2 महत्वपूर्ण चीजों की बात करता है। पहले तो ये बात करता है कि आज की डेट में जो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी कि मान लीजिए कृषि का क्षेत्र है, उद्योगों का क्षेत्र है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, स्टार्टअप्स, बैंकिंग की बात करते हैं, FDIs की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, हर तरह के सेक्टर का ये आपके सामने एक तरह की उसकी दशा, जो एग्जिस्टिंग दशा चल रही है उसके बारे में आपको बताता है। उसके बाद ये भी बताता है कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से आप उस सेक्टर्स में अगर कोई सुधार लाना चाहते हैं तो क्या क्या सुधार यहां पर लाए जा सकते हैं। जो भी यहां पे रिफॉर्म्स ये इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बताए जाते हैं ये केवल एक तरीके से सजेशंस होती हैं, केवल रिकमेंडेशंस होती हैं, गवर्नमेंट इनको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं सबसे एक पॉजिटिव नोट पे इस पूरी डिस्कशन को शुरू करना चाहता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको आज सुबह ही पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 हाइलाइट्स ये बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सजेस्ट ये करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज वेल प्लेस्ड टू टेक ऑन द वेरियस चैलेंजेस। कहने का मतलब कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति, उसकी दशा आज अच्छी चल रही है, यानी कि आने वाले टाइम में वो चुनौतियों को यहां पर लेने के लिए पूरी तरीके से सक्षम बनी हुई है। कमिंग डायरेक्टली टू दी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि मोटे मोटे जो आंकड़े जो कि आपको याद भी करने होंगे अपनी एग्जामिनेशन के लिए, उनको सुन लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले फिस्कल ईयर यानी कि 2022-2023 के लिए, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में जो हमारा GDP का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी 8 to 8.5% ग्रोथ रेट। आप यहां पे देख सकते हैं 8 से 8.5% का ग्रोथ रेट यहां पे प्रोजेक्ट किया गया है बाय द इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन 2 बातों को आपको ध्यान रखना काफी
इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बात यहां पर यह कही गई है कि जो एक प्रोजेक्शन दी गई थी भारत के एनएसओ के द्वारा, दैट वाज 9.2%, वो वाली प्रोजेक्शन के साथ ये तुलना में नहीं आती है, यानी कि इतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी, हमें केवल 8 से 8.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे क्या आता है कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है ये इस आधार पे दी गई हैं कि आने वाले साल में जो ऑयल का प्राइस है वो भी 70 से 75 बैरल के बीच में ही रहना चाहिए, यानी कि ऑयल का जो प्राइस है वो $90 पर बैरल नहीं होना चाहिए। अगर वो इस पर्टिकुलर रेंज में रहता है उस केस में ये वाला जो आपका आंकड़ा है आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, अगर बात करते हैं इकोनॉमी में, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्शरी सेक्टर, तो बिगिनिंग आवर डिस्कशन विद द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात कही है कि ये उन क्षेत्रों में से आता है जिसके ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक का सबसे कम प्रभाव पड़ा है। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि सेक्टर जो है ये आगे जाके ग्रो करेगा बाय 3.9% इन 2021-2022 आफ्टर ग्रोइंग 3.6% इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में इसका जो ग्रोथ था वो केवल 3.6% का था, लेकिन आगे जाकर के इसमें जो ग्रोथ है वो 3.9% की हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे ने यहां पर कुछ सुधार बताए हैं जो कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में अगर लेते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो और भी बेहतर हो सकती है। नंबर 1 पे इन्होंने बोला है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, यानी कि हम लोग जो कि ज्यादातर कैश क्रॉप्स के ऊपर हमारा कृषि चलता है उसमें हमें ऑयल सीड्स और पल्सेस का जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। साथ ही में हमें हॉर्टिकल्चर जो कि अगेन एक अलग तरह का एग्रीकल्चर जिसमें कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाते हैं, इसको भी हमें प्रायोरिटी यहां पर देनी चाहिए। सर्वे हैज आल्सो कॉल्ड फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जो आपके लघु किसान होते हैं उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज को इतना बड़े लेवल पे अडॉप्ट नहीं करते, तो अगर वो लोग भी इसको अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो यील्ड है वो भी काफी बेहतर हो सकती है। एक और चीज जो कि सर्वे के द्वारा यहां पर कहा गया है वो ये है कि वी वांट टू एनकरेज द फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट टू पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इसका फायदा क्या होगा कि इसके चलते आगे जाकर हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी काफी ज्यादा कम हो सकती है। नेक्स्ट चीज, सर्वे ने बात करी है सर्विस सेक्टर के बारे में। इसको लेकर जो हमारे आंकड़े सामने आए हैं वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इन्होंने कहा है द सर्विस सेक्टर हैज बीन वर्स्ट हिट बाय द पैंडेमिक, स्पेशली द सेगमेंट्स दैट इन्वॉल्व द ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसे सर्विस सेक्टर जहां पे एक इंसान से दूसरे इंसान का कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है, ऐसे केसेस में जो आपका सेक्टर्स हैं वो काफी बुरे तरीके से इंपैक्ट में, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स आते हैं, सर्विस सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स आते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स जहां पर एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलना है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, क्योंकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, तो उसके चलते ये वाले सेक्टर्स में काफी खराब इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। सेक्टर का इन्होंने जो एस्टिमेशन किया है, दे आर एस्टिमेटिंग कि इट विल ग्रो बाय 8.2% दिस फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द लास्ट ईयर्स 8.4% कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी इसका जो ग्रोथ है वो काफी कम आ चुका है। इस वाले आंकड़े को प्लीज ध्यान रखिए कि 8.2% का जो आपको यहां पर ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर इन्होंने कहा है कि इट इज लाइकली टू ग्रो एट 11.8%। उसके बाद ये भी कहा गया है कि सोशल सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा है वो सरकार का काफी बढ़ चुका है। इट हैज risen by 9.8% to 71.61 लाख करोड़। एंड साथ ही में जो अच्छी चीज सामने आई है वो ये है कि गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय अ स्ट्रॉन्ग 7.6%, सरपासिंग द प्री पैंडेमिक लेवल्स। एक्सपोर्ट्स की बात करें और इंपोर्ट्स की बात करें, इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट्स भारत के बढ़ने वाले हैं। आपको मालूम होगा काफी अच्छी खबरें पिछले कुछ महीनों में सामने आ रही हैं कि हमने एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस एक्सपोर्ट टारगेट को रखा हुआ है एंड इंडिया इज ऑन ट्रैक to actually achieve that over ambitious export target। बताया जा रहा है कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स they are expected to grow by 16.5% in 2021-2022, surpassing the pre-pandemic levels। साथ में बताया जा रहा है कि इंपोर्ट्स are expected to grow by 29.4% in 2021-2022। so केवल एक्सपोर्ट्स ही नहीं बल्कि भारत का जो आयात है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इसी के साथ में एक अच्छी बात कही गई है कि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। कहने का मतलब साफ है कि इवन दो आज अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं या फिर अगर हमारे इंपोर्ट्स काफी ज्यादा भी हैं, तो हमारे पास इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स रखे हुए हैं कि हम लोग जो है काफी आने वाले टाइम तक इन इंपोर्ट्स को यहां पे कैरी आउट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा है, इट स्टैंड्स एट अ मैसिव $634 बिलियन एंड इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स आर ग्रेटर देन ऑल द एक्सटर्नल डेट। ये वाला स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के द्वारा ही यहां पर दिया गया है। नाउ
बिकॉज ऑफ दिस इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान लीजिए कोई और कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत व्यापार करता है, अगर वहां पर किसी प्रकार के कोई पॉलिसी में बदलाव आते हैं तो हम लोग उन पॉलिसी चेंजेस को विदस्टैंड करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी भारी मात्रा में, इतने बड़े अमाउंट में फॉरेक्स रिजर्व्स अवेलेबल करवाए गए हैं। एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि वी कैन विदस्टैंड द पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन बाय अदर कंट्रीज। नाउ एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो कि सर्वे के द्वारा करी गई है, दैट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आपको मालूम होगा पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2021 में हमने देखा था कि भारत में जो WPI के लेवल्स हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को टच कर चुके हैं। WPI इन्फ्लेशन हिट्स द रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.23%। और साथ ही में ये बताया जा रहा था कि बिकॉज WPI यानी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आगे जाकर के दोस्तों CPI भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। नाउ WPI जो नवंबर महीने में था वो 12.54% पे स्टैंड कर रहा था और दिसंबर महीने में सडनली 14.23% पे जा पहुंचा था। और इसी चीज को लेकर सर्वे ने थोड़ी चिंता जताई है। इट वार्न्ड इंडिया टू बी वेरी ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब दोस्तों ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? जब जनरल प्राइस लेवल में आपको काफी बड़ा राइज देखने को मिलता है इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज, उसको कहा जाता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। यानी कि बाहर से आने वाली वस्तुओं की वजह से जिनका प्राइस बढ़ रहा है उनकी वजह से जब हमारे देश में महंगाई बढ़ती है तो उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो सर्वे ने यह चीज कही है कि एज द WPI ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इन कंट्रास्ट टू द ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन CPI हैज शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड रिमेन्ड हाई। और इसीलिए सर्वे का भी ये मानना है कि आगे जाकर के हमारा CPI भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें जो कि काफी प्रॉमिसिंग बातें सामने आई हैं रिगार्डिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम, पिछला पूरा साल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना गया। यहां पर इनफैक्ट बैंगलोर को एक शहर ने पछाड़ दिया है एंड नाउ दिल्ली सॉ 5000 न्यू स्टार्टअप्स वर्सेस 4514 इन बैंगलोर बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021। यानी कि दिल्ली में ज्यादा स्टार्टअप्स खुले हैं एज कंपेयर टू द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया दैट इज बेंगलुरु। अगर बात करें, इन्होंने एक और अच्छी बात कही है, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड चाइना। आप यहां पे देख सकते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, दिल्ली विद 5000 स्टार्टअप्स रिप्लेसेस बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द कंट्री एटलीस्ट फॉर नाउ। और ये चीज इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कही गई है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड जस्ट ओवर हियर। इंडिया में दोस्तों 2021 में हमने 44 यूनिकॉर्न्स को देखा, यानी कि हमने एक नया रिकॉर्ड यहां पे एस्टैब्लिश किया है। यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। मैंने वर्ड वैल्यूएशन यूज किया है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही में यह बताया गया है कि इंडिया की जो स्टार्टअप मार्केट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो दुनिया में 3rd नंबर पे आ चुकी है। हमारे से आगे केवल USA है और दूसरी कंट्री चाइना है। बताना चाहूंगा कि USA ने सन 2021 में 487 यूनिकॉर्न्स को ऐड किया, चाइना ने 2021 में 301 यूनिकॉर्न्स को ऐड किया। उसके संदर्भ में इंडिया ने केवल 44 यूनिकॉर्न्स को ऐड किया था, बट स्टिल इंडिया के लिए काफी बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि हमारे आने वाला जो रास्ता है वो भारत के लिए और भी अच्छा होने वाला है। साथ ही में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र भारत में ऐसा स्टेट है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज 11,308 और ओवर 61,400 स्टार्टअप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 10, 2022। ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है, यानी कि आज की घड़ी में जनवरी 10 जस्ट पिछले 2-3 हफ्ते पहले का डेटा सामने आया है, 61,400 स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक और बहुत अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि सन 2021 में भारत में 555 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कम से कम एक नया स्टार्टअप देखने को मिला है। यानी कि भारत में जितने भी जिले हैं उसमें 555 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कम से कम एक नया स्टार्टअप देखने को मिला है। सन 2016-17 में जब भारत में स्टार्टअप्स का वेव शुरू हुआ था उस टाइम पे केवल 121 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एक स्टार्टअप देखने को मिला था, कम से कम एक। आज की घड़ी में आपको लगभग 555 डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट 1 न्यू स्टार्टअप देखने को मिल जाता है। हम स्टार्टअप्स की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट की बात भी कर लेते हैं। सर्वे ने इसको लेकर एक बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी दी है कि भारत सरकार के द्वारा खोला गया जो जेम पोर्टल है वहां पर जो सामान के प्राइजेस हैं वो असल में काफी कंपेरेबल हैं। जेम पोर्टल की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहां पर इन्होंने तुलना भी करी है। फॉर एग्जांपल पार्कर का एक बॉल पेन है जिसकी वैल्यू जो जेम पोर्टल पे है उसका ऑफर प्राइस 200 रुपए का है, Amazon फ्लिपकार्ट पे इसका जो प्राइस है ये 207 रुपीज का है। खैर ये तो छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप देखेंगे, ये देखिए सैमसंग का बेसिक टेलीविजन की बात करेंगे तो ऑफर प्राइस जो कि आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है ये 43,900 का है, वहीं जेम पोर्टल पे आपको
इसी चीज का ऑफर प्राइस दोस्तों 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और साथ में 5 साल की वारंटी भी आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर जेम पोर्टल के द्वारा ही दिलवाई जा रही है। कहने का मतलब साफ है कि जेम पोर्टल पे जो प्राइजेस हैं वो असल में सीधे सीधे तरीके से Amazon फ्लिपकार्ट को बीट कर रहे हैं और यही बात यहां पे कही गई है कि जेम पोर्टल इज बीटिंग द Amazon फ्लिपकार्ट ऑन डिस्काउंट। ये वाला स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ही दिया गया है। बात करते हैं शेयर मार्केट की। पिछला पूरा साल शेयर मार्केट के लिए भी काफी शानदार रहा, हालांकि काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन अगेन शेयर मार्केट की वजह से जो सबसे ज्यादा चीज सुर्खियों में रही वो थी पिछले साल कितने सारे आईपीओ हमें देखने को मिले हैं। ये देखिए अप्रैल नवंबर 2021 में ₹89,066 करोड़ वॉज रेज्ड वाया 75 आईपीओ इश्यूज, यानी कि इतने कम टाइम में पिछले वाले ये वाले महीनों में 75 आईपीओस इशू हुए थे वर्सेस 29 कंपनीज जिन्होंने केवल 14,733 करोड़ को रेस किया था इन द सेम पीरियड इन 2020। यानी कि 2020 में जो आईपीओस के द्वारा पैसा रेस किया गया था वो काफी कम था, लेकिन 2021 में ये सडनली काफी बड़ा है। आपने देखा भी होगा कई सारी कंपनीज जो स्टार्टअप्स जिनके नाम काफी कॉमन हो चुके हैं, जोमैटो, पेटीएम वगैरह वगैरह, इन्होंने भी अपने जो आईपीओस को रेस किया था जिससे काफी पैसा इनके द्वारा भी रेस करवाया गया था। एक अच्छी बात यह है कि हमारी शेयर मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, यानी कि आप जैसे मुझ जैसे लोग, इनका जो टोटल एनएसई टर्नओवर में इनका जो शेयर है ये काफी बढ़ चुका है, 44.7% पे आकर ये बढ़ चुका है। कहने का मतलब साफ है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं उनकी जो अवेयरनेस है वो शेयर मार्केट्स को लेकर बढ़ चुकी है, इसीलिए वो लोग यहां पर आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। इतना ही नहीं, अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के बीच में 221 लाख इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स को भी हमें देखने को मिला था। आप यहां पे देख सकते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन इन द इक्विटी मार्केट राइजेस बिकॉज ऑफ द बाय एंड स्टॉक मार्केट। अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले एक साल के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो काफी नेक्स्ट लेवल्स पे, काफी बड़े लेवल्स पे, जो इंडाइसेस हैं, निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, वो काफी नेक्स्ट लेवल्स पे पहुंच चुका है। इसी के साथ सर्वे ने यूपीआई की बात करी है जिसमें कि काफी प्रॉमिसिंग रिस्पांस देखने को मिला है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे पहले केवल दिसंबर 2021 का डेटा शेयर किया है कि केवल इसी एक महीने में 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिली, जिसकी वैल्यू लगभग 8.25 लाख करोड़ रुपए की थी। इनफैक्ट सर्वे ने पूरे साल का डेटा भी दिया है, हालांकि पूरे साल का डेटा इन्होंने कैलेंडर ईयर का दिया है, कैलेंडर ईयर 2020-2021। कहने का मतलब कि कैलेंडर ईयर 2021 यानी कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक लगभग हमें 38 बिलियन ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। आज क्योंकि सीइंग दैट यूपीआई एक बहुत ही रिसेंट सी टेक्नोलॉजी जो कि हमें भारत में देखने को मिल रही है, कहने का मतलब इसका अडॉप्शन काफी अच्छे तरीके से देखने को मिला है। इनफैक्ट इन्होंने बताया कि ये जो 38 बिलियन ट्रांजैक्शंस थी, मैं मिलियन नहीं बोल रहा, मैं बिलियन बोल रहा हूं, बिलियन में से 24.26 मिलियन वन टाइम मैंडेट क्रिएट ट्रांजैक्शंस हैं, जिनकी वैल्यू 44,381 करोड़ की है। इनफैक्ट एनपीसीआई के डेटा ट्रांजैक्शन डेटा के अनुसार 50% ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जिनकी मात्रा 200 रुपए से कम थी। कहने का मतलब साफ है कि भारत में यूपीआई का अगर दोस्तों अडॉप्शन बढ़ रहा है, यानी कि लोग डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं यूपीआई इज द सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। इसके बाद बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। इसको लेकर थोड़ा सा एक जो ऑब्जर्वेशन सामने आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। नो फॉल इन हाउसिंग रेट्स इन मेनी सिटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट और द सेकेंड वेव डिस्पाइट द लोअर डिमांड। अब नॉर्मली लोग क्या सोचते होंगे कि अगर पहली वेव और दूसरी वेव आई थी तो हाउसिंग यानी कि घरों के जो दाम है वो नीचे आने चाहिए, लेकिन इसके उल्टा हुआ है, घरों के दाम नीचे नहीं आए, हालांकि डिमांड इवन दो कम हुई है। कहने का मतलब कि इवन दो डिमांड के ऊपर कोविड-19 का इंपैक्ट आया है, लेकिन घरों के दामों के ऊपर कोविड-19 का इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। इट कैन बी ब्रॉडली ऑब्जर्व्ड दैट द रिस्पॉन्स ऑफ हाउसिंग ट्रांजैक्शंस टू द कोविड शॉक इज मच हायर देन द रिस्पॉन्स ऑफ हाउसिंग प्राइसेस। यानी कि ट्रांजैक्शंस तो कम हुई हैं लेकिन हाउसिंग प्राइसेस में हमें कटौती देखने को नहीं मिली है। दिस इंप्लाइज दैट द शॉक टू हाउसिंग सेक्टर एडजस्ट मोर थ्रू चेंज इन ट्रांजैक्शंस देन द प्राइसेस। इसके बाद एक और चीज जिसको लेकर सर्वे ने बात करी है जो कि काफी अहम मुद्दा बन चुका है, स्पेशली जब पिछले साल का ग्लासगो का समिट हुआ था, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बात करी गई है। द सर्वे स्टेट्स दैट द क्लाइमेट फाइनेंस विल रिमेन क्रिटिकल टू सक्सेसफुल क्लाइमेट एक्शन फॉर इंडिया टू अचीव इट्स नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070। आपको मालूम होगा ये वाला जो अगेन बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट हमारे भारत के पीएम के द्वारा अनाउंस किया गया था ग्लासगो की समिट में जाकर के, उसके पहले भी इंडिया के ऊपर एक एनडीसी का टारगेट है जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट समिट 2015
2015 में अनाउंस किया था, जिसमें कि हम लोग हमारी एमिशन इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं बाय 33 to 35% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। ये हमारी एमिशन इंटेंसिटी जो है ये जीडीपी की मात्रा में फॉल करती है। ये वाले टारगेट्स को अगर हमें अचीव करना है तो क्लाइमेट फाइनेंस विल रिमेन क्रिटिकल, यानी कि हमें काफी सारा पैसा जो है इस सेक्टर में डालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग क्लाइमेट एक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि सर्वे ने करी है दैट इज रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, और यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू की ये खबर है, वैक्सीनेशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ लाइफ। ना इन्होंने यहां पर क्या कहा है कि वैक्सीनेशन केवल एक हेल्थ रिस्पांस की तरह नहीं, यानी कि आपको बीमारी हुई आपने टीका लगवा लिया, जी नहीं। इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो है ये असल में एक काफी महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। जितना वैक्सीनेशन आपको देखने को मिलेगा उतना ज्यादा सेक्टर जो है वो ओपन अप हो रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स जो कि लॉकडाउन हो चुके थे, कई सारे सेक्टर्स जहां पे ताले लग चुके थे, वो सारे के सारे सेक्टर्स पर्टिकुलरली दी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, वहां पे हमें ओपनिंग अप देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। इसीलिए डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए बताया जाता है कि इतने लेवल ऑफ वैक्सीनेशन पे इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ इतना है, इतने लेवल ऑफ वैक्सीनेशन पे इतने सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं, एंड दैट इज वाई वैक्सीनेशन को भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जा रहा है। और इसीलिए सर्वे ने सारे के सारे डेटा को पब्लिश किया है। हालांकि ये डेटा हमारे लिए उतना मायने रखता नहीं है बिकॉज ये डेटा डेली बेसिस पे चेंज होता है, डेली बेसिस पे डायनामिक डेटा है। लेकिन हाँ, सर्वे ने डेटा दिया है कि 99% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स, 100% ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स, 87% ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 18 to 44, 95% पॉपुलेशन बिटवीन 45 to 60 एंड 89% पॉपुलेशन अबव 60, इन सभी को ऑलरेडी फर्स्ट डोज के माध्यम से कवर किया जा चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई थी कि पूरे भारत में बनाए गए 1 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर्स में 98,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐसे हैं जिनको कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और केवल बचे हुए 2,000 सेंटर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और उसमें आप देख सकते हैं ओनली 4 to 5% ऑफ कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स वर एडमिनिस्टर्ड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि मात्रा जहां पर आपको बहुत ही कम प्राइवेट क्या कहते हैं द नंबर ऑफ पीपल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीनेशन ले रहे हैं वो असल में काफी कम है। सो ये थी कुछ चीजें जो कि हमें आपको बतानी थी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे। ऑब्वियसली हमने सारे सर्वे को यहाँ पे कवर नहीं किया है, हमने केवल मेजर हाईलाइट्स को कवर किया है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हम भूल गए हो, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। हम लोग बहुत ही जल्द इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज का भी एक सेशन आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी, जहां पर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। 2 फरवरी को स्टार्ट हो रहे हैं अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड आते हैं तो। इसके अलावा मेरे द्वारा भी आपको ये बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक नया कोर्स बहुत ही जल्द प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आने वाले हैं, इसको जाकर के आप लोग एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं एंड ऑल्सो ये वाली टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग दिए गए नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।